हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग फैक्ट सीरीज के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री फैक्ट के अंतर्गत कौन कौन से आपके तथ्य हैं जो आपको जानना चाहिए। यहाँ पर देखिए, वेदों से अगर बात करें कि हमारे 4 वेद हैं, अगर हम लोग चर्चा करें कि हमारे कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। पहला आपका ऋग्वेद है, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। दूसरा आपका कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। तीसरा सामवेद है और चौथा आप देखेंगे कि आपका अथर्ववेद है। तो यहाँ पर कह क्या रहा है कि वेदों से आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो बेसिकली वेदों से आर्यों के बारे में जानकारी इस वजह से मिलती है क्योंकि वेद हमें आप देखेंगे वैष्णव ग्रंथ के अंतर्गत दिखाई पड़ते हैं और वेद ऋग वैदिक काल की सभ्यता के बारे में भी जानकारी देते हुए पता चलता है कि किस तरीके से आर्यों ने आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता वाले क्षेत्र में एक प्रकार से अपनी बस्ती को फलीभूत किया। ठीक है, तो वेदों से आप देखेंगे आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद प्रमुख तौर पर आर्यों के बारे में जानकारी देने वाला वेद कहा जाता है। तो कभी आपसे पूछे कि कौन सा वेद है जो आर्यों के बारे में जानकारी देता है, तो प्रमुख तौर पर या स्पष्ट तौर पर ऋग्वेद है जो आर्यों के बारे में जानकारी देता है। वेद का तात्पर्य क्या होता है? वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद का तात्पर्य क्या है? वेद का अर्थ ज्ञान है। वहीं अगर बात करें कि जो वैदिक संस्कृति है उसके निर्माता कौन दिखाई पड़ते हैं? आर्य दिखाई पड़ते हैं। आर्य आए कहां से थे? कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि भाई आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि मध्य एशिया से आर्य आए थे। वैदिक साहित्य के निर्माता, वैदिक संस्कृति के निर्माता की बात करें तो आर्य दिखाई पड़ते हैं। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम लोग ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की चर्चा करेंगे। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए चौथे नंबर पॉइंट की कि सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया। तो जब कभी आपसे कभी क्वेश्चन मान लीजिए पीटी का पूछ लिया वनडे एग्जामिनेशन में कि आर्य शब्द का तात्पर्य क्या है, तो आप बताएंगे श्रेष्ठ जाति होता है। आर्य शब्द का तात्पर्य क्या है? श्रेष्ठ जाति। वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है। तो वैदिक संस्कृति आपकी 2 भागों में दिखाई पड़ती है, एक तो आपकी ऋग वैदिक कालीन संस्कृति और दूसरी आपकी उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति। तो ऋग वैदिक काल की बात करें, ये कब की बात चल रही है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद की बात चल रही। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपको 2 काल दिखाई पड़ते हैं खासकर वैदिक संस्कृति के अंतर्गत, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जिनकी अगर काल की बात की जाए तो 1500 से लेकर के 1000 बीसी के मध्य में ऋग्वैदिक काल दिखाई पड़ता है। वहीं आप देखें 1000 से लेकर के 600 बीसी के मध्य में उत्तर वैदिक काल दिखाई पड़ता है। तो वैदिक साहित्य या वैदिक संस्कृति की बात करें तो वैदिक काल जो है हमें 2 भागों में दिखाई पड़ता है। वैदिक काल ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। इसी को आप देखेंगे कि हमें वैदिक संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऋग वैदिक काल की चर्चा करें जो हमने अभी आपको बताया कि 1500 से लेकर के 1000 बीसी के मध्य में है। तो मूलतः हमें ग्रामीण दिखाई पड़ती है। वहीं अगर हमने आपको बताया होगा कि जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता दिखाई पड़ती है वो नगरीय सभ्यता दिखाई पड़ती है, लेकिन ऋग वैदिक कालीन सभ्यता जो दिखाई पड़ती है वो ग्रामीण दिखाई पड़ती है। वहीं आरंभिक जीवन की बात करें तो हमें पशुचारण क्या दिखाई पड़ता है? आरंभिक जीवन कैसा दिखाई पड़ता है? ऋग्वैदिक काल का पशुचारण का दिखाई पड़ता है। वहीं अगर बात की जाए कि ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी कहां से मिलता है, तो मध्य एशिया में एक हमें अभिलेख मिला है बोगज कोई। ये कहां पर मिला है? मध्य एशिया में, एशिया माइनर के पास मिला है। ये टर्की के पास मिला है। तो एशिया माइनर के पास आप देखेंगे, एशिया माइनर के पास एक अभिलेख मिला है बोगज कोई। यहां पर आप देखेंगे कि यहां इंद्र जो वैदिक देवता है, इंद्र, अरुण, ठीक है, इंद्र, अरुण, मित्र और नासत्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो कभी आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि वैदिक काल के बारे में वो कौन सा अभिलेख है जिससे जानकारी मिलती, तो आप बताएंगे कि बोगज कोई अभिलेख है जो कि एशिया माइनर टर्की के पास में है, तुर्की के पास में है। और ऐसे कंडीशन में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? इंद्र है, अरुण है, मित्र है, नासत्य है। ठीक है, इतने पॉइंट मुझे लगता है कि आप याद रखेंगे हिस्ट्री में तो आपका काम चल जाएगा। और कुछ पॉइंट हैं जो दूसरी स्लाइड में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि हमें दिखाई पड़ता है क्या
कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में आप देखेंगे कि याद रखना जरूरी है। आपसे एग्जामिनेशन में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि भाई आर्यों का जो मूल निवास स्थल है वो कहां पर है, और इसके बारे में जो कथन कहा गया है वो किस विचारक का है, किस विद्वान का है। तो मध्य एशिया से आर्यों का मूल निवास स्थान मानने का जो जो कथन जारी किया वो मैक्स मूलर का मानना था कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हैं, ठीक है। और वहीं आप देखेंगे उत्तरी ध्रुव से एक विद्वान है जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, आप इनका इतिहास में भी नाम सुनते होंगे। इन्होंने बताया कि आर्य जो है, आर्यों का जो मूल स्थान है वो क्या है, वो उत्तरी ध्रुव है। वहीं सप्त सैंधव प्रदेश की चर्चा किसने की है, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने कहा है कि जो आर्य हैं वो आपके सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें तिब्बत की चर्चा किसने की है, तिब्बत को आप देखेंगे दयानंद सरस्वती ने आर्यों को बताया कि इनका मूल निवास स्थल जो है वो तिब्बत है। दक्षिणी रूस किसने बताया, दक्षिणी रूस आप देखेंगे प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने बताया। वहीं ब्रह्मर्षि देश किसने बताया, तो आप देखेंगे गंगा नाथ झा जी ने कहा कि ब्रह्मर्षि जो है देश से आर्य आए थे। देखिए यहाँ पर कई सारे मत जो है आपके सामने प्रस्तुत हैं, लेकिन जिस मत की चर्चा यहाँ पर की जा रही है और जिस मत को लेकर के कई सारे विद्वान सहमत हैं, तो कई विद्वानों की सहमति हमें दिखाई पड़ती है किस मत पर, आप देखेंगे कई विद्वानों की सहमति मैक्स मूलर के मत पर दिखाई पड़ती है। मैक्स मूलर ने जो कहा है कि मध्य एशिया से आर्य आए हैं, तो वो बात कई सारे विद्वानों ने मानने के लिए जो है एक प्रकार से तत्पर भी हुए हैं, कई विद्वान मानते भी हैं, ठीक है। तो अगले जो फैक्टर हैं वो आप देखेंगे तीसरी स्लाइड में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तीसरी स्लाइड हमारे सामने क्या है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि भाई प्राचीन कुछ नदियों का नाम हमें ऋग वैदिक कालीन नदियां दिखाई पड़ती, जिनका नाम कई बार कंफ्यूजन वाला रहता है कि भाई इस कुर्रम पूछ लिया कभी तो क्या होगा, ठीक है। आपका परुष्णी पूछ लिया तो क्या होगा, आपका पूछ लिया वितस्ता पूछ लिया तो इसका आधुनिक नदी में क्या नाम होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। परुष्णी जो है प्राचीन नदी हमें राबी की नाम दिखाई पड़ती है। आधुनिक नाम अगर उस नदी की बात करें तो हमें राबी नाम से दिखाई पड़ता है। वहीं शतुद्री की बात करें, ठीक है, तो हमें शतुद्री जो है वो दिखाई पड़ता है। सतलज नदी हमें दिखाई पड़ता है। आपने जो पंच नदियां हैं खासकर सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, तो उसी में से एक नदी आप देखेंगे हमें शतुद्री नाम से दिखाई पड़ता है, दूसरी नदी हमें परुश्री नाम से दिखाई पड़ता है। वहीं तीसरी नदी की बात करें तो अस्किनी जो है वो चेनाब नदी को पहले कहा जाता था। प्राचीन नाम जो है चेनाब का अस्किनी होता था। सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री होता था। वहीं रावी का प्राचीन नाम परुष्णी होता था। बिपाशा का प्राचीन नाम व्यास होता था। बितस्ता का प्राचीन नाम झेलम होता था, ठीक है। तो आप देखेंगे झेलम का प्राचीन नाम जो है बितस्ता होता था और वही व्यास का प्राचीन नाम बिपाशा होता था, ठीक है। तो अगर पूछा जाए आपसे, यहां पर कंफ्यूजन वाला पॉइंट हो सकता है कि भाई बिपाशा को क्या बोलते थे, तो बिपाशा व्यास वी है तो यहां पर व्यास हो जाएगा, बिपाशा व्यास हो जाएगा, ठीक है, और बितस्ता आपका झेलम हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हमने कैसे याद किया था, हमने इसको याद किया था, हमने इसको जोड़ के याद कर लिया था। बिपाशा व्यास सीधा बोलते थे, बिपाशा व्यास, ठीक है। यहां पर लास्ट में सा है, यहां पर भी सा है। बितस्ता झेलम। गोमल की बात करें तो गोमल जो है गोमती को कहा जाता था। वहीं सदा नीरा की बात करें कि कौन सी नदी सदा नीरा के रूप में दिखाई पड़ती है, तो आप कहेंगे गंडक नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता था। कुछ और नदियां हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उन नदियों को थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन कौन सी नदियां हैं जो हमें ध्यान में रखना है, और कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं तो उनको आप, जैसे कुर्रम है, काबुल को कुर्रम कहते थे पहले। आप देखेंगे कि हमें अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में यानी लेह वाले क्षेत्र में सिंधु नदी की सहायक नदी काबुल दिखाई पड़ती है। तो कुर्रम जो है वो आप देखेंगे, कुर्रम किसको कहते थे, कुर्रम जो है काबुल नदी को कहते थे। किस नदी को, काबुल नदी को कुर्रम कहते थे। और एक नदी हमें दिखाई पड़ती है कुमू, तो आप देखेंगे कुमू जो है वो कुर्रम को बोलते थे। हालांकि यहाँ पर कुभ लिखा है, कुभ या कुंभा लिखा है, तो काबुल को कुभ या कुंभा लिखते हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कुंभा, तो कुंभा जो है वो काबुल नदी को, कुमू जो है कुर्रम नदी को कहते थे। कुमू जो है कुर्रम नदी को कहते थे।
कुमू, कुर्रम नदी को कहते थे। ठीक है, कुमू जो है वो कुर्रम नदी को कहते थे। ये नदी कहां पर दिखाई पड़ता है? ये उत्तर भारत में दिखाई पड़ता है। ठीक है, कहां पर दिखाई पड़ती है? उत्तर भारत में दिखाई पड़ती है। सिंधु को पता ही है कि इंडस बोलते थे। इंग्लिश में आप देखेंगे कि सिंधु को अभी भी इंडस ही बोलते हैं, और हिंदी में आप देखेंगे इसको सिंधु बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अभी भी आप देखेंगे कि इंग्लिश में इंडस और हिंदी में सिंधु बोलते हैं। तो प्राचीन नदियों में इस तरीके से कुछ नदियां ऐसी हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये जरूरी है। तो अगले जो तथ्यात्मक बातें हैं वो हम चौथी स्लाइड में देखने की कोशिश करेंगे। अगली जो तथ्यात्मक बात है, तो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो यहाँ पर देखिए, ब्रह्मवर्त जो है हमें दिखाई पड़ता है एक शब्द, इसका तात्पर्य क्या है? तो आप देखेंगे इसका तात्पर्य है कि सतलज से यमुना तक का जो क्षेत्र है वो ब्रह्मवर्त नाम से जाना जाता था। तो सतलज नदी आपको पता है कि ट्रांस हिमालयी नदी है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए आप देखेंगे फिर पंजाब वाले क्षेत्र से होते हुए पाकिस्तान जाती है। यमुना नदी आपको पता है कि यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है, और ये उत्तराखंड से होते हुए फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर आप देखेंगे ये हमें दिखाई पड़ता है उत्तर प्रदेश। तो आप ये ट्रांस हिमालयी नदी सतलज और यमुना के मध्य का जो क्षेत्र है वो एक प्रकार से ब्रह्मवर्त नाम से जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मवर्त का जो क्षेत्र है वहीं पर ऋग वैदिक काल की जो सभ्यता है उसका केंद्र ये हुआ करता था। ठीक है, तो कभी आपसे पूछे कि ब्रह्मवर्त का जो क्षेत्र है वो ऋग वैदिक काल की सभ्यता के अंतर्गत जो है केंद्र हुआ करता था। ब्रह्म ऋषि की बात करें तो ब्रह्म ऋषि जो देश है उसको आप देखेंगे उसका क्षेत्र क्या दिखाई पड़ता है? तो गंगा एवं यमुना का जो दोआब है, आपको पता है कि गंगा नदी गंगोत्री उत्तर प्रदेश से आप देखेंगे कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उसके बाद में यमुना नदी यमुनोत्री उत्तराखंड में उत्पन्न होती है, यहाँ से उद्गम होता है, और उसके बाद में दोनों का जो क्षेत्र दिखाई पड़ता है आप देखेंगे कि उसी क्षेत्र में हमें ये पूरा क्षेत्र ब्रह्म ऋषि के नाम से जाना जाता था। ब्रह्म ऋषि दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये आपकी गंगा हो गई, गंगोत्री से इसका उद्गम होता है, और ये हो गई यमुना, यमुना यमुनोत्री से, और मिलन इसका कहाँ होता है? प्रयाग में गंगा और यमुना का मिलन होता है। प्रयाग बिंदु, प्रयाग में दोनों का मिलन बिंदु है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके बीच का जो क्षेत्र दिखाई पड़ता है ये दोआब का क्षेत्र है, इसी को ब्रह्म ऋषि नाम से जानते थे। अगर सतलज आपसे पूछे तो आप बताइएगा कि भाई सतलज जो है ट्रांस हिमालयी नदी है, और इसके बीच में जो यमुना खासकर यमुनोत्री से उत्पन्न होकर के दिल्ली होकर के जाती, तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो आप ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे उस क्षेत्र को। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का, ये तथ्य आपसे पूछा गया कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितने नदियों का वर्णन किया गया? तो 21 नदियों का वर्णन किया गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी ऋग्वेद में किसको बताई गई है? तो आप कहेंगे कि सिंधु को सबसे महत्वपूर्ण नदी, और सबसे अधिक बार इस नदी की चर्चा भी की गई है। वही पूछा जाए कि सबसे पवित्र नदी, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। आपको पता है कि गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम हमें दिखाई पड़ता है प्रयाग में। सरस्वती एक प्रकार से अदृश्य नदी के रूप में जानी जाती है। तीनों नदियां हमें प्रयागराज में मिलती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो सरस्वती नदी का सबसे पवित्र नदी के रूप में इसको जाना जाता है। इस नदी को मातेतमा, देवीतमा तथा नदीतमा नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, गंगा नदी का एक बार उल्लेख दिखाई पड़ता है, वहीं यमुना नदी का 3 बार ऋग्वेद में उल्लेख दिखाई पड़ता है। तो कभी आपसे पूछे कि ये बताइए गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितने बार दिखाई पड़ता है? तो आप क्या कहेंगे? ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख, वहीं यमुना नदी का 3 बार उल्लेख दिखाई पड़ता है। ऋग्वेद में आप देखेंगे हिमालय पर्वत और इसकी एक चोटी मुंजवंत का भी उल्लेख दिखाई पड़ता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे हैं जो आप याद कर लेंगे तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फैक्ट सीरीज हमने अपने नोट्स के माध्यम से आपको तैयार करवाने की प्रण ठानी है, ये साकार होते हुए भी दिखाई पड़ेगा। लगातार आप जुड़े रहेंगे। 3-4 सब्जेक्ट अगर आप कर लेंगे, 5 सब्जेक्ट कर लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।